हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट लिटरली मीन्स द सराउंडिंग, उसकी कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन सी चीज़ें उसे अफेक्ट करती है, कौन से सर्कमस्टांसिस के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ of a business firm are affected by a large number of environmental factors that surrounds the company. These factor or forces influence the decision making capabilities of the enterprise. The factor or forces are collectively called marketing environment. देखो, एक बिज़नेस फर्म जो होती है ना, वो अपने बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ताकि वो कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को हम कलेक्टिवली मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। According to Philip Kotler, marketing environment refers to external factors and forces that affect the company's ability to develop and maintain successful relationship with its target customer। ये भी सेम बोल रहा है। बहुत सारे जो कंपनीज़ होती हैं वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंपनी की एबिलिटी को, जिसके कारण से वो अपने टारगेट कस्टमर के साथ में वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं और डेवलप नहीं कर पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल इन्वायरमेंट जो कंट्रोलेबल होते हैं, एंड सेकेंड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू फैक्टर एग्जिस्ट विद इन अ फर्म जो फैक्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इसमें आता है टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें कितना प्रोफेशनल है वहाँ का मैनेजमेंट। ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस होते हैं जो इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं। सेकेंड है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये मेनली फंड से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कैसी हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिज़नेस की, ये सारा इसके अंदर देखा जाता है। थर्ड है R&D। ये फोकस करता है मेनली कि डिज़ाइन बनाने में या अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए, जो भी वो काम करे वो सारी रिसर्च करके बनाए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट देगा। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि हम कितना प्रोडक्ट हमें परचेज़ करना है, कितनी क्वालिटी में रखना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है। अगर हमारे पास हमने मैन्युफैक्चर करके रखा होगा प्रोडक्ट को, तभी तो हम उसे कंपटीशन के लिए मार्केट में दे सकेंगे, या उसी से हमें प्रॉफिट डिसाइड होता है। हम जितना सेल करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कब मिलेगा? जब हमने उसको मैन्युफैक्चर किया होगा। फिफ्थ है परचेजिंग। परचेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि हम कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, सप्लाई कहाँ से हमारी सप्लाईज़ आ रही है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं, हम अपना की क्वालिटी देख रहे हैं प्रोडक्ट की, कहीं बाहर से ख़रीद रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी होती है कंपनी के लिए, क्योंकि जो मटेरियल होता है उसमें भी काफ़ी कॉस्ट लगा होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सिक्स्थ है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। ये मैटर करता है जब हम कोई फाइनेंस रेज कर रहे होते हैं या जॉइंट वेंचर में जाते हैं या कोई भी अदर अलायंस करते हैं हम किसी और कंपनी के साथ में, तब हमारी जो कंपनी की इमेज है या ब्रांड इक्विटी है वो काम आती है। या हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं मार्केट में, जैसे मैगी था। मैगी पहले नूडल्स था, फिर उन्होंने उसमें बहुत सारे जैसे मैगी मसाला निकाला। तो अगर हमारी कंपनी की जो इमेज है वो अच्छी है, तो जो आने वाला हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो मोस्टली हमें प्रॉफिट ही देगा। सेकंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जो अनकंट्रोलेबल होता है। द एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स आउटसाइड द मार्केटिंग फर्म। द एक्सटर्नल फैक्टर आर बाय एंड लार्ज
बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। ये मोस्टली जो होते हैं वो कंपनी की कंट्रोल से बाहर होते हैं। ये जो पीछे वाले थे टॉप मैनेजमेंट और कंपनी इमेज और मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये सारे हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके, लेकिन ये जो होते हैं ये कंपनी के हाथ में नहीं होता है कंट्रोल करने के लिए। ये भी दो टाइप के होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है ये कंपनी के एकदम इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, ये इसकी प्रॉक्सिमिटी में आता है और ये अफेक्ट करता है कंपनी के फ्यूचर को डायरेक्टली। देखो जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है उसमें आते हैं सप्लायर, मार्केटिंग, इंटीमिडेटर, कस्टमर, पब्लिक और कॉम्पिटिटर। और मैक्रो में आते हैं डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, सोशल कल्चर और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। ये जो होते हैं इसको हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ये होते हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सप्लायर है, हम फिर भी रिसर्च कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं कि हम किससे सप्लाईज़ लेंगे या मार्केट इंटीमिडेटर हमारे कैसे होंगे। कस्टमर को हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैक्रो होते हैं ना, ये सबके लिए एक जैसे होते हैं। ये बिल्कुल ही कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये माइक्रो का पार्ट है सप्लायर। द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड द फर्म एपिटोमाइज अ पावर इक्वेशन बिटवीन देम। जो सप्लायर होता है ना, सप्लायर के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है ये उसकी पावर इक्वेशन को दिखाता है। एग्जाम्पल होता है उसकी पावर इक्वेशन का, जैसे अगर हमें टाइम पे सप्लाईज मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सप्लायर जो है हमारा जो माल है वो रोक के बैठा हुआ है, हमें टाइम पे सप्लाईज मिल रही हैं तो हम अपना प्रोडक्ट जो होगा वो जल्दी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये हमें देखना होता है कि हम सप्लायर कौन सा किसके साथ डील कर रहे हैं। सेकेंड है मार्केट इंटीमिडेटर। Appoint number of intimidator in assisting him in promoting, selling and distributing the goods and services to ultimate consumers। इसमें भी हमने देखना होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ मार्केट इंटीमिडेटर्स रखने हैं प्रमोट करने के लिए, सेलिंग करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपनी गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा जिस टाइप का बिज़नेस होगा हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम कितने मार्केट इंटीमिडेटर्स रखेंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कस्टमर, इसमें आता है अल्टीमेट कस्टमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर, रीसेलर, इंटरनेशनल कस्टमर। अल्टीमेट कस्टमर वो होते हैं जैसे कोई एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड घर के जो लोग खरीद रहे होते हैं उसको हम कहते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर। सेकेंड है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर वो होते हैं जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं दोबारा से कुछ और चीज़ बनाने के लिए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। रीसेलर वो होते हैं जो जैसे दुकानदार होते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट सेम टू सेम खरीदते हैं और वो कंज्यूमर को बेच देते हैं। फोर्थ है इंटरनेशनल कंज्यूमर। इंटरनेशनल कंज्यूमर वो होते हैं जो आउटसाइड द कंट्री होते हैं और वो भी या तो कंजप्शन के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। फोर्थ है कॉम्पिटिटर, हु सेल सेम और सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो सेम वही चीज़ सेल कर रहे होते हैं जो हम सेल करते हैं। सेकेंड है द बेस्ट वे फॉर अ कंपनी टू ग्रैप्स द फुल रेंज ऑफ इट्स कॉम्पिटिशन इज़ टू टेक द व्यू ऑफ द बायर। कंपनी के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है अपने कंपटीशन को कम करने का? वो होता है कि वो बायर की दृष्टि से देखे कि उसको क्या परचेज़ करना है, कैसे परचेज़ करना है। फिफ्थ है पब्लिक। पब्लिक कौन होती है? पब्लिक होते हैं एनी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन अ कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट ऑब्जेक्टिव। पब्लिक वो होती है जो ज़रा सा भी पोटेंशियल रखती है या इंटरेस्ट रखती है हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, उसे हम पब्लिक कहते हैं। सेकंड है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट का होता है जो नॉट कंसर्न टू द इमीडिएट इन्वायरमेंट। ये एकदम इमीडिएट इन्वायरमेंट नहीं होता है कंपनी का, ये थोड़ा सा दूर जाके होता है और ये क्वाइट अनकंट्रोलेबल होता है। ये जैसे माइक्रो होता है वो थोड़ा बहुत हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं फिर भी, लेकिन इसको हम बिल्कुल भी कंट्रोल करने मतलब बहुत
रेयर होता है कि हम इसे कंट्रोल कर पाएँ। इसमें फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ये पहला फोर्स होता है जिसे मार्केटर मॉनिटर करता है, वो होता है पॉपुलेशन, बिकॉज़ यही पीपल जो होते हैं वो मार्केट को बनाते हैं। ये इसमें देखते हैं कि ये साइज़ कैसा है, ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन की, और कॉरपोरेट प्लानर जो होते हैं उनको हमेशा देखना चाहिए कि डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट की स्टडी उन्हें करनी चाहिए। सेकंड है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसमें मार्केटर जो होता है वो एग्जामिन करता है इन सारे फैक्टर्स को, जैसे कि जीडीपी एंड जीएनपी, पर कैपिटा इनकम क्या है पॉपुलेशन की, हर एक व्यक्ति कितना कमाता है ये देखा जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल, जो जिस चीज़ में वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल कैसी है। फोर्थ है कंज्यूमर बाइंग एंड फाइनेंशियल पावर, विलिंग टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय। इसमें देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो बाय कर सकता है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है कि नहीं है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की, उसकी इच्छा है या उसकी एबिलिटी है कि नहीं है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की। फिफ्थ है ट्रेंड्स इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस किस तरीके से जाता है या गिरता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है कि नहीं होता है उस प्रोडक्ट का। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम देखते हैं। थर्ड है फिज़िकल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि अर्थ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट भी बहुत सारा ध्यान रखती है कि कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कितनी तरीके से कितना हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ में जो नेचुरल रिन्यूएबल फोर्सेस होती हैं वो होते हैं फॉरेस्ट, फूड प्रोडक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर और सी, और नॉन रिन्यूएबल होती हैं जैसे ऑयल, कोयल एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट भी काफ़ी सारा बहुत सारे स्टेप्स लेती है कि इसको कितना यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया डज़ नॉट हैव इनफ पेट्रोलियम रिज़र्व, क्योंकि इंडिया के पास इनफ पेट्रोलियम रिज़र्व नहीं है तो वो बाहर से उसका इंपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें आता है कौन सी मटेरियल या मशीन हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक कंपनी का सोर्स यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए हम, या एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से मंगाते हैं, या एकदम ही बाहर मतलब दूसरी कंट्रीज से मंगाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे पहले मैनुअल टाइपराइटर आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, अब उसके बाद हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। सेकेंड है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन बीइंग। जैसे माइक्रोवेव और किचन अप्लाइंसेस की कारण से जो हाउस वाइफ्स होती है उनको बहुत सारा टाइम मिला है ताकि उससे वो उस टाइम में वो कुछ और काम कर सके या जॉब कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण जो है ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, जैसे कि वॉइस मेल और वीडियो कॉल के कारण जो बिज़नेस के काम होते हैं वो हम कर लेते हैं बिना एक दूसरे को फिज़िकली कहीं जाए हुए। फिफ्थ है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। इसमें आता है द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड है पॉलिसीज़ रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर को लेके कैसी पॉलिसीज़ बनी हुई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेके या सिक इंडस्ट्री वो होती है जो काफ़ी टाइम से प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है, उन सारी इंडस्ट्रीज़ को लेकर कौन सी पॉलिसीज़ बनी है, ये सारा आता है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। मतलब कंपनी को जो कंपनीज़ होती हैं उनको कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले इन सारे इन्वायरमेंट्स को देखना चाहिए। लाइसेंसिंग और मोनोपोली के अगेंस्ट क्या पॉलिसीज़ हैं, पैटेंट, प्रिवेंशन ऑफ फूड्स, वाटर एंड एयर अडल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम देखनी पड़ती हैं। सिक्स्थ है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट।
इसके अंदर आता है द सोशल फोर्सेस अटेम्प्ट टू मेक द मार्केटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबल। इसमें आता है कि जो मार्केटिंग होती है, जो मार्केटर होते हैं, उनको ये देखना पड़ता है कि हम सोशली किसी चीज़ को हार्म तो नहीं कर रही हैं, जैसे एयर को पॉल्यूट नहीं करना है, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना है। इसके लिए बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या मीडिया होती है, वो सारे इस चीज़ को देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो इस तरीके से कोई चीज़ तो नहीं कर रही है जो सोशली हमको हार्म करेगी। और कल्चरल मतलब हमें देखना होता है कि कल्चर को कोई अफेक्ट ना हो रहा हो, किसी भी हमारे जो बिज़नेस से किसी भी कल्चर या रीज़न को, रिलीजन को हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे हेयर स्टाइल में या कोई भी कपड़े वगैरह होते हैं, उससे वो सारे हमें कल्चर के हिसाब से ही बनाने होते हैं। 7 द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इसमें आता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इसमें देखा जाता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेके कैसी पॉलिसीज़ बनी हुई है, और रिसेशन इन फॉरेन मार्केट। अगर फॉरेन मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो ये क्रिएट कर सकती है डिफ़िकल्टीज़ उन इंडस्ट्री के लिए जो एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। और अगर बूम चल रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में तो वो फ़ायदा देती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कि MNCs वगैरह आई थी, जैसे LG आई थी, तो उसका बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा था वीडियोकॉन पे, जो यहाँ की इंडस्ट्री थी उस पर बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा था। आज हमने पढ़ा मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।